लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शिव कुमार प्रसाद 12th फाइनल एग्जामिनेशन 2022 के लिए इंग्लिश पेपर के तैयारी के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि जो इंग्लिश पेपर जो 100 मार्क्स के होते हैं उसके जो सिलेबस होते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने सिलेबस पर डिस्कशन किया था स्पेशली, और यह बताने का प्रयास किया था कि कौन कौन से चीज़ आप पढ़ते हैं, कौन कौन से कंटेंट आपको स्टडी करने होंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि जो बुक पोर्शन है, स्पेशली जो बुक पोर्शन है जिसमें प्रोज और पोएम होते हैं, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को क्या क्या करने होंगे। मैंने यहाँ शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं समय को बचा सकूं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया है। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है बुक पोर्शन। तो बुक में क्या होता है कि एक तो आता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको ओनली 1 क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। ये प्रोजेस से होंगे। ये मैंने लिखा है कि फ्रॉम प्रोजेस। ये 4 नंबर मतलब 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। यदि आप 3 में से जिसका एक का आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पोएम से भी मतलब कि पोएम से ABC करके, ए में क्या करेंगे कि किसी पोएम का 2 लाइन या 1 लाइन वहाँ दे दिया जाता है, बी में उसी तरह से, सी में सिमिलरली इसी तरह से, और किसी एक को आप पिक आउट करके उसको एक्सप्लेन करने होते हैं कि किस पोएम से दिया हुआ है, इसके पोएट कौन है और पोएट इस लाइन के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, इसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और आप ये लिख देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आंसर जिसको बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट आंसर टाइप का, जिसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स लिखने होते हैं अप्रॉक्स। ऐसा कुछ मतलब कि एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स मतलब कि 4 या 5 सेंटेंसेस बनाने होते हैं। स्पेशली वो प्रोज और पोएम मिक्स करके आते हैं। उसमें यहाँ पर लिखे हैं कि एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 5 का आंसर लिखने होते हैं। वो 2-2 नंबर का होता है, आपको 10 नंबर इसमें मिलेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, समरी। समरी में क्या होता है कि 2 प्रोज दिए रहते हैं, 2 पोएम दिए रहते हैं, और 2 प्रोज में से आप किसी के बारे में जिसमें आप कैपेबल हों कि इसका मैं समरी इजीली लिख सकता हूं, तो उसको आप पिक करके लिख सकते हैं, या तो प्रोज में से या पोएम में से किसी में से भी। तो उसमें और करके दिया रहता है, कोई जरूरी नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, प्रोज में से 1 लिख देंगे, पोएम में से 1 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा रहता है और करके कि या तो आप प्रोज से 1 लिखिए या पोएम से 1 लिखिए। तो दोनों में से किसी एक पर मतलब हम समरी लिख देंगे तो आपका 5 नंबर का मिलता है, 5 मार्क्स का। इसके बाद मैच करने के लिए आते हैं, इधर पोएट इधर पोएम दिए रहेंगे 5। तो मैंने उस पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक ट्रिक होता है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप करेंगे क्या कि जितने भी पोएम और प्रोजेज हैं उसके ऑथर और पोएट्स का नाम एकदम रट लीजिए, एकदम रिमेंबर कर लीजिए। इससे आपको बहुत मतलब कि सपोर्ट मिलेगा आंसर लिखने में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये मैच करने में तो पोएम पोएट्स याद कर लेते हैं, 5 नंबर का फिक्स है। ऊपर से जो 20 यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछता है। मैंने 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोज और पोएम से। यदि आपने ऑथर पोएट का नाम याद कर लिया है तो उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन सिर्फ ऑथर और पोएम से, पोएट का नाम से आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस प्रकार से आपका जो भी ये बुक पोर्शन का जो सिलेबस है, अबाउट कितना है 20, ये हो गया 30, 40 और ये 4, कुल मिलाकर के 48 है। 48 मार्क्स का बुक से रहते हैं, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये होते हैं। तो इस टोटलिटी में देखा जाए ये पूरा का पूरा कि हम कैसे इसको स्टडी करें, तो आप जानते होंगे कि प्रोज में आपको 11 क्वेश्चन होते हैं, प्रोज में 11 लेसन, और पोएम्स होते हैं 10 लेसन। ठीक है, तो 10 लेसन ये, और प्रोज में 11 मतलब 11 लेसन है। यदि ये 21 लेसन्स का आप समरी अच्छा से कर लेते हैं, देन यू विल बी कैपेबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन कंसर्निंग दिस लेसन्स। आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर इजीली लिख सकते हैं यदि समरी पर आपका कमांड रहेगा तो। ठीक है, तो
वो समरी मैं बाद में गेस कर दूंगा कि ये समरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा चूँकि इन सभी का आंसर देने हैं ना, ठीक है, समरी आएगा तो अब मैं गेस कर दूंगा कि हाँ ये चांसेस इसके ज़्यादा हैं ये आएंगे, लेकिन आपको इसका आंसर देने के लिए आपको पूरा का पूरा समरी जानना ही पड़ेगा। तो मैंने वीडियो वाइज जो भी मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो उस पर मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक समरी पर मैं डिस्कशन कर दूँ। तो आप क्या करेंगे कि 21 लेसन का समरी मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मेरे पास मैंने खुद अपना नोट्स बनाया है समरी पर, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं इसको स्कैन करके मैं भेज दूंगा, तो इसको आप लोग देख लेंगे या इसको उतार लेंगे कॉपी पर और यह समरी को अच्छा से स्टडी कर लेंगे। लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है कि हम समरी के एक एक लाइन रटें या रिमेंबर करें, लेकिन उसको यदि एक बार ठीक से समझ लेते हैं स्टोरी की तरह, एक हिंदी में निबंध की तरह, तो एक छप जाएगा दिमाग में कि इस लेसन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें अथर ने कहने की कोशिश की है, तो आप मतलब का आंसर ईजिली दे सकते हैं कोई भी। तो यह कोशिश करना होगा। और बाकी जो आंसर लिखने का जो मेथड है ना, बहुत ईजी है, उसको देखने टिपिकल नहीं है। जिसमें मैं यहाँ शॉर्ट में बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं। मान ली कोई लाइन दिया हुआ है किसी स्टोरी का, किसी प्रोज का, तो आप लिख सकते हैं यह जो लाइन है इस लेसन से लिया गया है और इस लेसन के जो अथर हैं ये हैं जो आप याद किए हुए रटे हुए हैं, और ऑथर जो है, लेखक जो है, इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। बस यही 3 लाइन 4 लाइन लिखना होता है एक्सप्लेनेशन में, आपका नंबर कंप्लीट मिलेगा। उसी तरह से पोएम में भी है और उसी तरह से ये क्वेश्चन आंसर में भी है। तो टोटलिटी में देखा जाए तो समरी पर कमांड करना आपका कंपलसरी है, इसलिए प्रत्येक लेसन का समरी जानना जरूरी है। तो मैं आज चाहूँगा कि कम से कम फर्स्ट लेसन जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पर मैं डिस्कशन करूं और इसके माध्यम से बताने की कोशिश करूं कि आपको समरी किस प्रकार से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप मतलब कि क्वेश्चंस का आंसर ईजिली कर सकें या समरी भी लिख सकें। समरी भी लिखने को आता है ना 5 नंबर का, तो आप समरी भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके आपके जो राइटर हैं या ऑथर हैं हमारे देश के एक महान जो महात्मा, जो एक ग्रेट लीडर है हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ही यह लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने शुरू में ही कहा है कि जितने भी लेसन हैं उसके ऑथर और पोएट का, पोएम रहेगा तो पोएट का नाम पक्का रट लीजिए। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन समरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये भी मतलब दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क कि हाउ टू स्टार्ट टू राइट द समरी ऑफ एनी प्रोज और पोएम। तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे दनादन लिखना शुरू कर देते हैं जो उस लेसन के रिगार्डिंग जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। समरी को पहले आप डिवाइड कर लीजिए, उसको पार्ट वाइज कर लीजिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है। तो एटलीस्ट 3 जो पॉइंट है वो बहुत कंपलसरी। पहला होता है इंट्रो, मेन बीच में होता है बॉडी और लास्ट में फाइनली क्या होता है उसका कंक्लूजन होता है। ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। तो कहो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो प्रेजेंट लेसन है या जो इनके द्वारा लिखा गया, मतलब कि द प्रेजेंट प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी। एक लेसन एक लाइन हो गया। मैं स्पेशली इस लेसन के रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ये तो मतलब ऐसा लिखेंगे, एक माध्यम है, लेकिन यही फार्मूला, यही ट्रिक, यही मेथड आप किसी भी लेसन के समरी लिखने में यूज कर सकते हैं। मतलब कि प्रेजेंट लेसन, प्रेजेंट कंटेंट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो ऑथर होते हैं उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि महात्मा गांधी कौन थे। या कोई भी राइटर नहीं आता है, कम से कम उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं है, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि वे महान लेखकों में से एक थे। इतना तो एटलीस्ट लिख सकते हैं ना। इसके बाद लिखेंगे कि इस लेसन में इस लेखक ने, मतलब महात्मा गांधी ने, मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने इस लेसन के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। मतलब कि नाम से ही क्लियर है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कि भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में उन्होंने प्रशंसा किया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि वो माने कैसे बेहतर है, और इस प्रकार से ये लेसन मतलब कि कंप्लीट होता है। तो शुरुआत में आप लिखेंगे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कि द प्रेजेंट जो हमारा लेसन है इनके द्वारा लिखा गया है,
हमारे जो लेखक हैं उनका यह परिचय है। इसके बाद इस लेखक ने इस लेसन के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया है। इसके बाद बीच में हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी मतलब कि उस लेसन में लेखक ने क्या क्या बताया है, क्या क्या कहने का प्रयास किया है, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे इस प्रकार हमारे लेखक ने ये बातें कहने की कोशिश की है। और इस तरह का चाहे अपना भी कुछ उसमें हम अपना सजेशंस या कुछ बातें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं समरी में, कंक्लूजन में। तो इस प्रकार से समरी आपका कंप्लीट होता है। लेकिन जो बीच में जो बॉडी लिखते हैं तो उस लेसन में कौन कौन सी बातें मुख्यतः उस लेखक ने बताने की कोशिश की है, इसको यदि आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो देन यू विल बी कैपेबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। तो आपका आंसर ईजिली लिखाएगा। तो मैंने पॉइंट में जानबूझ के किया है रफ में ऐसे ही कि मतलब क्या क्या बातें इस लेसन के माध्यम से हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अबाउट अथर के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे शुरू में। मैंने जैसा कि बताया तो लिखेंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, और उनके साथ साथ कुछ उनके जो अलग से अदर क्रिएशंस हैं उसके बारे में ज़रूर आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका एक ये मैंने यहाँ पर नीचे नोट कर दिया है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनका जो एक आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी था उनका, ये पूछा जाता है कि ये किन का मतलब कि आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी का आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है। उनके एक मैगजीन था यंग इंडिया, उन्होंने चलाया था जिसमें पत्रिका, जिसका उन्हीं का महात्मा गांधी का ही देन था। तो यह याद रखें यंग इंडिया पत्रिका जो है किन का मतलब के था, तो महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद आप जब शुरू में मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में आप क्या क्या लिखेंगे मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं इस नाम के साथ ही कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो चर्चा है हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे दुनिया में ही इसकी चर्चा होती है, और रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ होता है। लेकिन उसी को महात्मा गांधी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को विश्व के किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति से मतलब कि परास्त नहीं किया जा सकता है, मतलब कि बेहतर है। कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है दुनिया के हर सभ्यता और संस्कृति से बेहतर है। पहली बात, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक मोरालिटी को, नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर है, मैंने एक तरह से कंपेयर किए हैं, वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमेशा भौतिक स्वाधीनता को मतलब कि स्वीकारता है, मतलब कि भौतिक सुखों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जाता है। हम क्या करते हैं कि आत्मीय सुख, शांति या भाईचारा, प्रेम, इस सौहार्द, इसका हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। हम एक नैतिक गुणों का विकास करने का मतलब कि हमारा ये जो सभ्यता संस्कृति कल्चर है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि जो हमारे जो पूर्वज थे, सभ्यता संस्कृति के बीजारोपण हमारे देश में इस प्रकार किए हैं कि उनको कोई डिगा नहीं सकता है। ये सच्चाई है कि वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे हमारे देश में प्रवेश कर रहा है, चाहे किया है, और जिसका माने आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रभाव है। इसके बावजूद हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति आज भी मतलब कि मेंटेन्ड है, कितना भी कुछ मतलब कि। तो इस प्रकार जो सभ्यता और संस्कृति के जो बीजारोपण हमारे पूर्वजों ने किया था, आज भारत के विशाल हृदय पर एक बड़ा वृक्ष बन करके मतलब कि उसको स्प्रेड हुआ है, जो फैला हुआ है, जो हमारे देश के कोने कोने में। आप देखते होंगे कि कोई भी सभ्यता और संस्कृति जो एक लोकल एरियाज़ के लिए पहले थे और पूरे देश में मतलब कि उसका प्रसार है। जैसे हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, या मान के चलिए कि हम लोग कोई प्रथा, शादी प्रथा हो या घूंघट प्रथा हो, हमारे रूरल एरिया में देखते हैं औरतें जो घूंघट डालती हैं, ये हमारे अभी भी पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में है। या हम लोग कथा वाचन करते हैं, या होली, दीपावली, छठ पूजा मनाते हैं, या कोई भी संस्कार हमारे देश का है वो पूरे देश में हमारे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोकल एरियाज़ के लिए है। हम छठ पूजा करते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है। तो इस तरह से कोई भी सभ्यता और संस्कृति, कोई भी जो संस्कार है वो हमारे देश में पूरा फैला हुआ है। आज ये हमारे पूर्वजों का ही देन है, तो हम उसको आज भी मेंटेन करके रखे हैं। ऐसा नहीं कि हम दीपावली मनाना छोड़ दिए, होली मनाना छोड़ दिए, छठ पूजा मनाना छोड़ दिए, या शादी विवाह नहीं करते हैं, ऐसे ही मतलब कि रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। विदेशी कल्चर में ये सब चीज़ें शायद नहीं है। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति को तारीफ़ किए हैं इस पूरे लेसन में। वेस्टर्न कल्चर इज इन्फेरियर, इसका मतलब कि वो तुलना करने के दृष्टिकोण से कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है हमारी सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी निम्न है। तो निम्न मतलब कि हमारा जो उच्च स्तर का सभ्यता और संस्कृति है, जिसके बावजूद हमारे पूरे विश्व में हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। तो जो हमारा जो इंटेंशन है मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाना है,
उनका जो इंटेंशन है इमोरल वैल्यूज़ को बढ़ाना है। इंटेंशन क्या, उनका जो हाव भाव है, उनका जो सभ्यता है, उनका जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं इमोरलिटीज़ को बढ़ाता है, वो भौतिक सुखों का जो प्रचार करता है। लेकिन हम नैतिक मूल्यों का और एक सम्मान का, एक रेस्पेक्ट का, एक शुद्ध आचरण का हम लोग विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से सभ्य कुल मिलाकर के सब, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपका शॉर्ट में मैं समरी लिखने का प्रयास किया हूं, मैं इसको शेयर कर दूंगा जो मैंने नोट्स बनाया है। इसमें मुख्य बातें यही हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जितना तारीफ आप कर सकते हैं समरी में, वो कर दीजिए। कंपैरिजन देन अदर सिविलाइजेशन कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अन्य देशों के सभ्यता और संस्कृति की तुलना में आप तुलना करके आप ये एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ के सभ्यता और संस्कृति दुनिया के अन्य देशों के सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी बेहतर है। इस प्रकार से कंपैरिजन करके आप महात्मा गांधी के रिगार्डिंग ही लिखेंगे, अपना बात नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन जो है महात्मा गांधी का है। तो इस प्रकार से आप रीडिंग करेंगे इस नोट्स को, वो तो आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारा 3-4 पन्ना में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 3 या 4 पैराग्राफ में मैंने तैयार करने का प्रयास किया है, कट करके बहुत सारा उसमें काट करके, ताकि संक्षिप्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो समरी का मीनिंग भी यही होता है कि पूरे बड़े फॉर्म को समराइज करके शॉर्ट में उसको करना है, तो इसी को समरी कहते हैं। और समरी यदि आपने ठीक से स्टडी कर लिया, उस लेखक का जो थीम समझ गए कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष तो मैंने नहीं है, मैंने इसको मैं शेयर कर दूंगा, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेकर के आऊँगा। तो इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि कम से कम जो आप बुक का काम करेंगे तो 48 मार्क्स का है, जिसमें ये चीज़ें हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करके आप वीडियो देख लेंगे, भले कि मैंने क्या क्या कहा है, कि इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और समरी जरूर आप 11वें लेसन का 21वें लेसन का जरूर आप लोग दिमाग में सेट कर लेंगे फिगर में। और साथ ही जितने भी लेसन हैं आपके बुक में, उसके ऑथर और पोएट का नाम पक्का रिमेंबर कर लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में या मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, जो काफ़ी मैं उस पर पूरा मैं मेहनत कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसका मैंने ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार किया है कुछ, और मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से तैयार करके मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिससे वो एग्जामिनेशन में बहुत मतलब कि मदद मिलेगी। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।